हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एग्जीक्यूटिव। लास्ट सेशन में हमने किया यूनियन एग्जीक्यूटिव का इम्पोर्टेंट पार्ट वाइस प्रेसिडेंट। पहले हमने प्रेसिडेंट किया, देन वाइस प्रेसिडेंट, एंड आज हम करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट की जितने भी लॉ एंड ऑर्डर हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी विशेष हैं, वो कौन इम्प्लीमेंट करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जिसमें पावर्स को डिवाइड किया गया है। पार्लियामेंट्री लोग, पार्लियामेंट्री मेंबर्स हमारे देश के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट क्या करती है? अपने हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हम चाहते हैं हमारे देश में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कब होती है? जब एग्जीक्यूटिव अपने हर एक काम के लिए लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल हो, आंसरेबल हो, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जब ब्रिटिशर हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तब हम डिमांड कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो कॉन्सेप्ट, वो ऑब्जेक्ट कभी अचीव नहीं हुआ। जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तब हमने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। हम चाहते थे कि हमारी गवर्नमेंट अपने हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल किसको होनी चाहिए? लोगों को। लोगों को कैसे होगी? लेजिस्लेचर में। जो पार्लियामेंट्री असेंबली है, पार्लियामेंट के हाउसेस हैं, उनमें लोकसभा एंड राज्यसभा है, तो उसमें कौन से लोग आते हैं? जिनको हम अपनी तरफ से इलेक्ट कर कर भेजते हैं। पार्लियामेंट के लोअर हाउस, लोकसभा में एग्जीक्यूटिव क्या होती है? अपने हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड है, उसकी सारी पावर्स को यूज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? प्राइम मिनिस्टर को एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। हम कहते हैं हमारे देश में कॉन्सेप्ट कौन सा है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इज एंड इट्स काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मीनिंग भी यही है दैट एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल फॉर इट्स एवरी एक्ट। अपने हर एक काम के लिए आंसरेबल है। किसको? टू द पॉपुलर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। इट मीन्स किसको है? लोकसभा को। लोकसभा में कौन से मेंबर हैं? हम लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए मेंबर हैं। तो एग्जीक्यूटिव अपने हर एक काम के लिए लेजिस्लेचर में, लोकसभा में आंसरेबल होगी। तो आंसरेबल होगा कौन? प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल। जितने भी इसके मिनिस्टर है, वो सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होती है। हम देखते हैं कि हमारे देश में डायरेक्ट इलेक्शन होती है। जब भी प्राइम मिनिस्टर चुनना होता है, लोकसभा की इलेक्शन होती है, हम एमपी चुनते हैं। एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो भी पार्टी विनर होती है, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी आती है, उस पार्टी के लीडर को ही हम क्या बनाते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिस वजह से हम किसी भी पार्टी के मेंबर को मना नहीं कर सकते कि वो अपनी सरकार ना बनाए। सभी की सभी पार्टी फ्री हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकती हैं, लेकिन लीडर किसको बनाया जाएगा? जो जीतेगा, जिसके पास मेजोरिटी होगी लोकसभा में, उसके लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। अगर किसी एक पार्टी के पास मेजोरिटी ना आए तो हो सकता है कोलिजन हो जाए, दो पार्टी आपस में मिलकर कहीं हम इसको क्या बनाना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है। अगर किसी भी पार्टी का मेंबर विन नहीं करता, कोई भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं आती, तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकता है। वो पार्लियामेंट में जितने भी मेजोरिटी हैं, अगर वो चाहे किसी भी मेंबर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। प्रेसिडेंट ये देखता है कि स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए।
5 साल तक एटलीस्ट चले, लोकसभा को बीच में डिसॉल्व ना किया जाए। तो स्टेबिलिटी के लिए प्राइम मिनिस्टर कौन सा इलेक्ट किया जाएगा, कौन सा अपॉइंट किया जाएगा? तो प्रेसिडेंट देखता है जिस पर सभी लोगों को विश्वास होता है वो उसको प्राइम मिनिस्टर बना देता है। लेकिन हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, एंड जो पार्लियामेंट्री है, जो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल करता है, हम उसी के लीडर को ही अपना समर्थन देते हैं, उसी को ही हम कहते हैं आप अपनी सरकार बनाइए। तो इसके लिए जरूरी है कि जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर ऐसा हो, कोई ऐसा पर्सन, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं गेट कर पाई, तो कोई और मेंबर को हम प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। यस, तो नॉन मेंबर भी क्या बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है, ना ही वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में लोकसभा या राज्यसभा का कोई मेंबर हो, उसको भी हम प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। क्योंकि अगर उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, हमें लगता है कि वो स्टेबल गवर्नमेंट चला सकता है, लोकसभा अपना समर्थन उसको देती है, अपनी सपोर्ट देती है, तब हम उस पर्सन को प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? अगर नॉन मेंबर है उसको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर दिया गया तो उसको जरूरत है कि वो विद इन 6 मंथ किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर इलेक्ट किया जाना चाहिए। अगर हमने किसी नॉन मेंबर को ऐसा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर दिया तो जरूरत क्या है? विद इन 6 मंथ के बीच में उसको किसी भी हाउस में, इधर लिखा है ना, इधर मीन्स चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी एक हाउस में मेंबरशिप होनी जरूरी है। मीन्स वो किसी एक हाउस में इलेक्ट हो जाए एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो जाके वो स्टेबल गवर्नमेंट बना पाएगा। अदरवाइज 6 मंथ के बाद किसी और पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। देन प्राइम मिनिस्टर किसके साथ काम करते हैं? विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत से मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एंड इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, इन सब के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन आते हैं? उनको कौन अपॉइंट करते हैं? उनको भी अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, उसके बाद वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। प्रेसिडेंट किन पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? जो पार्लियामेंट के मेंबर हों, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होंगे, उनको ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंट किया जाता है। अगर कोई मेंबर ना हो तो क्या होगा? अगर वो कोई नॉन मेंबर होगा उसको इंक्लूड किया जाए, तो उसको जरूरत है कि विद इन 6 मंथ वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउसेस में इलेक्ट हो जाए। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा में इलेक्ट हो गया तो हम उसको उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा हमारी हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है कि नॉन मेंबर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऐड हुए हैं। जब 91 में गवर्नमेंट बनी थी तो प्रोफेसर मोहन सिंह, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे। तब हमने उनको फिनांस मिनिस्टर बनाया। तो फिर क्या हुआ कि विद इन 6 मंथ उनको किसी भी हाउस में इलेक्ट होना जरूरी था। तो हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब नॉन मेंबर भी इलेक्ट किए जाते हैं, उनको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड किया जाता है। देन कितने नंबर होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं कि जो नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इट मस्ट नॉट बी एक्सीड द 15%। 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50% किसका? ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ
लोकसभा में जितनी भी सीट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनके 15% से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं और उससे भी प्राइम होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो थोड़े होते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर काम करते हैं। इट मीन्स क्या है? अगर कोई डिसीजन लिया गया है कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, तो हम ये मानेंगे कि ये सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा अप्रूव किया गया। अगर कोई एक मिनिस्टर है, वो कहे मैं इस चीज को एग्री नहीं करता, लेकिन बाकी सभी मिनिस्टर एग्री कर जाए, एक मिनिस्टर जिससे एग्री है, तो भी उस मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसमें एग्री होगा। हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्सन है, एक मिनिस्टर है जो डिसएग्री था। अगर कोई भी काम किया गया है पार्लियामेंट में, उसको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए हम इनके लिए कहते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दे स्विम एंड स्टैंड टुगेदर, वो इकट्ठे ही साथ में ही तैरते हैं और डूबते हैं। अगर रिजाइन देना पड़ेगा, सभी को देना पड़ेगा। तो इनकी क्या होती है? पूरी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज दे वर्क एज अ टीम। वो टीम की तरह काम करते हैं, आपस में मिलकर देश के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एंड साथ में क्या है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर एक मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट में अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा, वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले रहा है, तो क्या होगा? उस केस में वो मिनिस्टर खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसने पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ डिस्कशन नहीं किया था। तो इस केस में क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहकर उसको क्या देता है कि आप इसको डिसमिस कर दीजिए। चाहे तो फिर वो मिनिस्टर खुद ही रिजाइन दे देगा, चाहे प्रेसिडेंट उसको डिसमिस भी कर सकता है। इसीलिए एक मिनिस्टर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जी थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नाउ फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो कौन से काम करती है? देश को सारा डेवलपमेंट करने का काम किसका है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। इसके काम हम देखते हैं। फर्स्ट इज पॉलिसी मेकर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करती है? जितने भी देश के बिल है उसको फॉर्म करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही काम है। गवर्नमेंट पॉलिसी में जितनी भी सरकार की पॉलिसीज हैं, चाहे इंटरनल मैटर्स हैं ऑल्दो एक्सटर्नल मैटर्स हैं, सब में डिसीजन कौन लेता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है। देन बजट, जिसको हम सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं कि बजट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है, फिनांस मिनिस्टर की है, और सब फिनांस मिनिस्टर की इंडिविजुअल एंड सारी कैबिनेट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बजट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट को पास कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है। देन कोऑर्डिनेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं हमारे देश में काम करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन कौन क्रिएट करता है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करती है? हर एक काम को सेग्रीगेट तो किया गया है, लेकिन उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रही है। देन लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या? जो हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। इसीलिए जितने भी प्रपोजल होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट में, उसके लिए पहले से अप्रूवल कौन देता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देता है। लेजिस्लेचर में मींस पार्लियामेंट में जितने भी प्रपोजल आएंगे उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले अप्रूवल कौन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो ही कहेंगे कि हाँ इस बिल को पार्लियामेंट में अप्रूव किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर, पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है। डिफेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं हमें डिफेंस प्रोवाइड कीजिए,
ऑर्गेनाइज करना डिफेंस फोर्सेस को, उसके लिए इक्विपमेंट लेकर आना। अगर हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ कोई वॉर हो जाए या किसी और कंट्री के साथ हो जाए, कोई पीस एग्रीमेंट करना है, डिफेंस करना है अपने लोगों को, प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है, वो सब इक्वल में से सबसे प्राइम है, सबसे पहले आता है। देन अपॉइंटमेंट्स, जितनी भी देश की बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सभी अपॉइंटमेंट्स कैसे की जाती हैं? ऑन द रिकमेंडेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट टू द प्रेसिडेंट। किसके लिए? ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमिश्नर। इनको अपॉइंट तो चाहे हमारे देश का प्रेसिडेंट करता है, लेकिन रिकमेंड कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है। देन फाइनेंशियल फंक्शंस, फाइनेंस के रिलेटेड फंक्शंस, एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, कितनी रिवेन्यू होनी चाहिए, हमने देश में कितना बजट लेकर आना है, कहां पर टैक्सेस लगाए जाएंगे और टैक्स रेट कितना होगा, इसका डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेगी। हमारे देश में सरकार बनती है, वो कहती है हम सब्सिडी देंगे, सब्सिडी देनी है, कहां पर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्चा करना है, जिस सब काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है। तो फाइनेंस की सारी सिचुएशन उसको हैंडल करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, पैसा कहां से आएगा कहां जाएगा, जिस सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। देन सुप्रीम कंट्रोल, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर, पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल किसका है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है। ऑल्दो प्रेसिडेंट हेड है, लेकिन नॉमिनल हेड है। सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रही है। देन डेवलपमेंट प्लान, हम चाहते देश का वेलफेयर हो, स्कूलिंग अच्छी हो, हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, सभी वेलफेयर एक्टिविटीज होनी चाहिए। जिस सभी प्लान कौन लेकर आएगा? जिस सभी प्लान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है। एंड देन अप्रूवल ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, अगर कोई भी ट्रीटी है, कोई एग्रीमेंट है, चाहे हमारा नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, सभी ट्रीटीज को अप्रूव कौन करता है? हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है। चाहे हम कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसको डेवलप कौन करता है? वो सारी पावर एक प्रेसिडेंट को दी गई है, लेकिन वो अब एक सिग्नेचर करते हैं, लेकिन सभी ट्रीटीज को अप्रूव कौन कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रहा है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, एग्रीमेंट्स हैं, सबकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को होती है। ये थे फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नाउ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जब हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं कि हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है, इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, जो सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है, उसमें अब आता है अटॉर्नी जनरल। पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नाउ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? ये एक लीगल एडवाइजर होता है, जिसको लॉ की फुल नॉलेज होती है। जो हमारे देश में लॉ चल रहा है, इसके बारे में इंटरप्रिटेशन कौन दे रहा है? इसकी इंटरप्रिटेशन देता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जी सबसे हायर पोस्ट होती है, वो एक लीगल एडवाइजर की तरह काम करता है। वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है? एक लीगल एडवाइजर है। वो अपनी पोस्ट को कब तक होल्ड करता है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो अपनी पोस्ट पर रहता है। एज सच उसकी कोई भी टर्म डिफाइन नहीं की गई है कि वो 3 साल चाहे 5 साल 7 साल कितने साल रहेगा, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट चाहता है तब तक ही अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अपनी पोस्ट पर रहता है। हम ये देखते हैं कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, नई गवर्नमेंट बनती है, तो वो क्या करती है? किसी अपने मेंबर को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पर अपॉइंट करती है, क्योंकि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है
ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट तो करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पर? जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल कहती है। इसीलिए वो कब तक रहता है? जब तक वो प्रेसिडेंट चाहे तब तक अपनी पोस्ट पर रह सकता है। और उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जैसे एक जज की होती है। कौन सी जज की? हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनने के लिए आपको जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, जितनी जरूरत है क्वालिफाइड होने की, उतनी ही जरूरत है अटॉर्नी जनरल बनने की, क्योंकि वो भी एक जज की तरह एक लीगल एडवाइजर होता है। जैसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए एंड उसके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। लाइक दिस, एक लीगल एडवाइजर बनने के लिए, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए भी उसके पास सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और हो सकता है कि प्रेसिडेंट किसी बहुत इंपॉर्टेंट जूरिस्ट को जानता हो, जो बहुत बड़ा जूरिस्ट हो। ऐसे पर्सन को भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड है, उसको भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकता है। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ड्यूटीज क्या है? फर्स्ट वन इज ही गिव्स द एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन लीगल मैटर्स। जितनी भी हमारे देश की लीगल मैटर्स हैं उन सब पर एडवाइस कौन देता है? अटॉर्नी जनरल देता है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, उसको लॉ की बहुत वास्ट नॉलेज होती है, वो बहुत बड़ा जूरिस्ट होता है, इसीलिए वो लीगल मैटर्स पर हमारे देश की सरकार को एडवाइस देता है। एंड नंबर 2, ही परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज विच आर असाइंड, उसको असाइन की गई हैं बाय द प्रेसिडेंट। अगर हमारे देश का प्रेसिडेंट उसको कुछ काम करने को कहता है कि आप इन मैटर्स पर अपनी एडवाइस दीजिए, आप ये काम कीजिए, तब वो काम भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है। एंड थर्ड, टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए कुछ फंक्शंस हैं जो कहती है अटॉर्नी जनरल करेगा, वो ड्यूटीज भी अटॉर्नी जनरल डिस्चार्ज करता है। तो वो कौन से फंक्शन कर रहा है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस देनी होती है, या फिर प्रेसिडेंट कहते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ के रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड एडवाइस देनी होती है, या कोई भी काम करना होता है, वो फंक्शंस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल क्या करता है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई हियरिंग है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी केसेस हैं उसको कौन लड़ते हैं? उसके लिए अटॉर्नी जनरल ही अपॉइंट किया जाता है। ऐसे स्टेट में हाई कोर्ट के साथ जितने भी केसेस होते हैं उसके लिए भी अटॉर्नी जनरल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी लीगल केसेस हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो और दो हाई कोर्ट में हो, उन सब में अपॉइंट कौन किया गया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन उसके पावर्स, उसके पास क्या पावर है? ही हैव राइट टू स्पीक इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उसके पास राइट है कि वो लीगल मैटर में, किसी भी प्रॉब्लम में वो पार्लियामेंट में बोल सकता है, वरना पार्लियामेंट में बोलना बहुत मुश्किल है। एक आम पर्सन के पास ये पावर नहीं है कि वो पार्लियामेंट में जाकर किसी भी मैटर पर बोल सके, लेकिन एक अटॉर्नी जनरल के पास ये पावर होती है कि वो पार्लियामेंट में स्पीच दे सकता है। ईदर हाउस, ईदर का मीनिंग क्या है? चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उन दोनों हाउसेस में वो बोल सकता है। बट ही हैज नो राइट टू वोट। वो अपनी एडवाइस दे सकता है, अपने विचार दे सकता है, लोग क्या कहते हैं ये बता सकता है, बट ही हैज नो राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट। उसको वोट देने का
कोई भी राइट नहीं है। जे थे फंक्शंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। विद दिस हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने प्रेसिडेंट किया, वाइस प्रेसिडेंट किया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।